अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। फिर आपसे वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और जो लोग नए हैं वो लोग भी जैसे ही चैनल खोलें और सुने तो वैसे ही फ़ौरन से कमेंट्स करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब कोई किसी चीज़ की मंसूबाबंदी करता है, प्लान बनाता है, तो उसको उसके हर ज़ाविये को, हर पहलू को नज़र में रखना होता है और उसके बाद ही वो अमल के लिए तैयार होता है मंसूबा। और अगर जहन में उसकी तरतीब बिठा ली है और हालात और वाक़यात के मुताबिक वो सब सही होता है तो हमारा जो मंसूबा है वो कामयाब होता है। तो यहाँ पर इस शख्स ने एक मंसूबा बनाया और उसका मंसूबा पूरी तरह से कामयाब हो गया। जहाज़ ने मुकर्ररा वक्त पर लैंड किया। ये इसकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहली आमद थी और शायद आखिरी भी, क्योंकि उसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। उसने आज ज़िंदगी में पहली बार नादिया से कई एक झूठ बोले थे और उसे अपने इस फ़ेल पर ज़रा भी नदामत और शर्मिंदगी नहीं थी। वो सुबह दानिश को बाइक पर उसके स्कूल छोड़कर आया था तो नादिया ने खफगी आमेज़ लहजे में कहा था, काशिफ आज एहसास हो रहा है कि गाड़ी ज़िंदगी की कितनी अहम ज़रूरत बनकर रह गई है। अगर तुमने अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास न छोड़ी होती तो दानी को स्कूल पहुंचाने के लिए पड़ोसियों से बाइक न मांगनी पड़ती। दानिश उर्फ दानी इनकी इकलौती औलाद था जो इस वक्त लगभग 7 साल का था और क्लास 2 में पढ़ता था। उनकी शादी को कमोबेश 8 साल का अरसा गुजर चुका था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गाड़ी काफ़ी दिनों से तंग कर रही थी, काशिफ ने कहा। आज जुमा है, हफ्ता इतवार दानी की स्कूल की छुट्टी होती है। गाड़ी को ठीक कराने का इससे ज़्यादा मौजू और कोई मौका नहीं था। मैकेनिक इतवार की दोपहर में गाड़ी को A1 करके यहाँ छोड़ जाएगा और इतवार ही की रात में मैं भी इस्लामाबाद से लौट आऊँगा। बाकी जहाँ तक पड़ोसियों से बाइक लेने का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, हम भी तो बारहा उन लोगों के काम आए हैं। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उनकी बाइक मांग ली तो इसमें कौन सी नामुनासिब बात है। हाँ ये तो है, नादिया ने गोलमोल सा जवाब दिया। काशिफ ने अभी डबल झूठ बोला था। उसने नादिया को बताया था कि वो परसों यानी इतवार की रात को अपने टूर से वापस आ जाएगा। हालांकि इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो आज अपनी बीवी और बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। दूसरा झूठ उसने ये बोला था कि गाड़ी को मरम्मत की गर्ज से वो मैकेनिक के पास छोड़कर आया है। ये ठीक है कि वो कोरे में 1-2 संजीदा काम निकल आए थे, मगर वो इसे मैकेनिक के पास नहीं ले गया था बल्कि उसने अपनी कोरे फ़रोख्त कर दी थी। उसके साथ ही उसने अपना बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया था और उस तमाम व कमाल रकम को उसने USD अमेरिकी डॉलर्स में तब्दील करवाकर महफूज ज़रिए से वहाँ मुंतकिल कर दिया था जहाँ उसने जाने का फ़ैसला कर लिया था। तुमने अपनी पैकिंग तो मुकम्मल कर ली है ना? नादिया उसकी तरफ देखते हुए बोली। इस वक्त दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ये 2 बेड एक लाउंज कैटेगरी का छोटा सा साफ़ सुथरा फ्लैट था जो इन लोगों ने किराए पर हासिल कर रखा था। नादिया से गुफ्तगू के दौरान काशिफ मुसलसल सेलफोन में मसरूफ़ था। एक लम्हे के लिए भी उसने निगाह उठाकर नादिया की तरफ नहीं देखा था। फिर फर्श पर पड़े हुए सफरी बैग की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल मेरा बैग रेडी है। तुम एयरपोर्ट के लिए घर से कितने बजे निकलोगे? मेरा ख्याल है तुम आइंदा 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाना चाहिए, उसने बेजारी से कहा। लेकिन इस CNG की स्ट्राइक ने तो काम ही ख़राब कर दिया है। मैं काफ़ी देर से उबर और केरिम को चेक कर रहा हूँ, मगर आज एक तो राइड्स बहुत कम है, दूसरे अमाउंट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे ही मौके पर अपनी गाड़ी की शिद्दत से याद आती है, नादिया ने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। काशिफ ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए सरसरी अंदाज में इस्तिफसार किया, आजकल तुम्हारे कज़िन की कौन सी शिफ्ट चल रही है? किसकी? नादिया ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम नबील की बात कर रहे हो? हाँ भाई, मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही कज़िन को तो जानता हूँ और उसका नाम भी नबील है। मैं पूछ कर बताती हूँ, नादिया ने टटोलने वाले अंदाज में कहा। वैसे इस वक्त अचानक नबील की याद कैसे आ गई? क्या तुम्हारे कज़िन को याद करने से पहले कोई ख़ास किस्म का वजीफ़ा पढ़ना पड़ता है? काशिफ ने सपाट आवाज़ में कहा। अचानक याद आ जाने से कोई मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्या? अरे नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, वो जल्दी से बोली। तुम नबील का जिक्र बहुत कम करते हो ना, इसलिए।
मैं इस वक्त नबील की अशद ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, काशिफ ने गहरी संजीदगी से कहा। ज़रा पता करो, अगर वो इस वक्त फ्री है तो मैं इसके साथ एयरपोर्ट चला जाऊँगा। इस तरह दानी का मसला भी हल हो जाएगा। हम एक साथ नबील की गाड़ी में एयरपोर्ट जाएंगे। तुम लोग मुझे एयरपोर्ट पहुंचाकर वापस आ जाना। इतनी देर में दानी की छुट्टी का भी वक्त हो जाएगा। वापसी पर तुम दानी को स्कूल से पिक कर लेना, नबील तुमको यहाँ ड्रॉप कर देगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। वफूर मुसर्रत से उसका चेहरा खिल उठा। मैं अभी नबील को फ़ोन करती हूँ। इसके साथ ही नादिया ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम की तरफ चली गई। काशिफ दोबारा अपने सेलफोन का होकर रह गया। वो पूरी तैयारी के साथ अपने सफरी बैग समेत लाउंज यानी ड्राइंग रूम में जमकर बैठा हुआ था। इसको यहाँ से उठना था और बस एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था। नबील एक कॉल सेंटर में काम करता था और तरक्की करते हुए सुपरवाइज़र के ओहदे तक पहुँच गया था। हाल ही में ऑफिस की जानिब से उसे एक टोयोटा करोला गाड़ी भी दी गई थी, जो बज़ाहिर उसकी मिल्कियत थी, लेकिन वो कंपनी की थी और वो इस वक्त नबील के इस्तेमाल में थी। जब तक कि वो इस कंपनी में काम कर रहा था, जब तक कि वो इस कंपनी में मुलाजिम था, तब तक कि वो इसी के इस्तेमाल में थी। काम हो गया काशिफ, नादिया ने दोबारा ड्राइंग रूम में आकर नवेद मुसर्रत सुनाई। आजकल नबील की इवनिंग शिफ्ट चल रही है। वो थोड़ी देर में ही सोकर उठा है और इस वक्त वो नाश्ता कर रहा था। मैंने उसे सिचुएशन से आगाह कर दिया है। वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहा है। दैट्स गुड। काशिफ ने सताइश नज़रों से नादिया की तरफ देखा और कहा, तुमने तो चुटकी बजाते ही सारा मसला हल कर दिया। चले, आज तुम्हारे कज़िन की नई करोला में हम भी मज़े ले लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो चहक कर बोली। काशिफ ने डोमेस्टिक अराइवल से चेक आउट करने के बाद एक आसूदा सांस खारिज की। अगले ही लम्हे उसने इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए चेक इन कर लिया। लगभग 2 घंटे के बाद उसे दुबई जाने वाले जहाज़ पर सवार होना था। उसने एक नाशनासा ट्रैवल एजेंट से अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट्स के लिए टिकट हासिल किए थे। उसके ऑफिस और घर वाले यही समझ रहे थे कि वो 2 रोज़ के लिए इस्लामाबाद गया है, मगर वो 2 घंटे के बाद पाकिस्तान को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला था और उसका ये अमल एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था। 6 माह पहले वो अपने ऑफिस की जानिब से एक एग्ज़िबिशन में शिरकत के लिए 3 रोज़ के लिए दुबई गया था और वहाँ उसकी एक इंडियन मुस्लिम मंसूर खान से मुलाकात हुई थी, जो चंद घंटों में गहरी दोस्ती में बदल गई थी। काशिफ सेल्स के शोबे से ताल्लुक़ रखता था और मंसूर खान समझो इस फील्ड का चीता था। वो एक मारूफ दुबई बेस कंपनी के लिए काम कर रहा था और कंपनी में उसकी पोजीशन खासी मजबूत थी। काशिफ के लिए मंसूर खां एक ऐसा शख्स था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल का अहवाल कह सुनाया। काशिफ की कहानी ने मंसूर खां को बहुत मुतासिर किया। उसने गंभीर अंदाज में कहा, यार तुम्हें पहली फुर्सत में पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। अगर तुम कुछ अरसे इस माहौल में रहे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। पाकिस्तान से निकलकर कहाँ जाऊँ? काशिफ ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। और सबसे बड़ी बात कि निकलूँ कैसे? हमारी कंपनी के लिए काम करोगे? मंसूर खान ने उससे पूछा। मतलब यहाँ दुबई में? काशिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने बॉस से बात कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें देखा है और तुम्हारा प्रोफाइल देखा है। तुम जैसे काबिल वर्कर की बॉस को तलाश रहती है। अगर ये सब तुम्हारे बस में है तो मैं तैयार हूँ, काशिफ ने मुतदिल अंदाज में कहा। बॉस को तुम्हारे लिए कायल करना मेरी जिम्मेदारी है, मंसूर खान सीने पर हाथ रखते हुए बोले। मैं तुम्हें एक चेकलिस्ट बना देता हूँ, इसके मुताबिक तुम अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देना। उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। कंपनी इब्तिदा में तुमसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। ये मुद्दत पूरी होने के बाद नया मुआहदा तैयार कर लिया जाएगा और फिर चल सो चल। मतलब ये कि तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा मसला निमट जाएगा। काशिफ ने तशक्कुराना नज़रों से मंसूर खान की तरफ देखा। मेरी तरफ से ओके है, तुम अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दो। ये एक बहुत बड़ा काम होगा और मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। दोस्त भी कहते हो और एहसान को याद रखने की बातें भी करते हो। मंसूर खान ने शाकीन नज़र से काशिफ की तरफ देखा। दोस्त अगर सच्चा हो तो वो अपने दोस्त पर कभी कोई एहसान नहीं करता, बल्कि अपना फ़र्ज़ निभाता है। क्या हम सच्चे दोस्त नहीं हैं या मुझे फ़र्ज़ की अदायगी की इजाज़त नहीं है? आई एम रियली सॉरी, काशिफ ने तहे दिल से कहा। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मंसूर खान के रहीने मन्नत था। जॉब, वीज़ा, टिकट, रिहाइश वगैरह सबका बंदोबस्त मंसूर खान की तवस्सुत से कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हुआ। काशिफ को कंपनी ने 2 साल के लिए माहाना 6,000
दिरहम तनख्वाह पर अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया और वो आज अपने वतन को खैर आबाद कर कर हमेशा के लिए दुबई की जानिब उड़ान भरने वाला था। उसकी परवाज़ के टेक ऑफ करने में अभी खासा अच्छा वक्त बाकी था। वो एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद एक ऐसी जगह जमकर बैठ गया जहां उसकी निगाह के सामने एक LED पर कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था। वो मियाँ बीवी तो तैयार ही बैठे थे। नबील के आने पर उनके बीच रस्मी अलग सलग होती रही। फिर फ्लैट को लॉक करके नीचे उतर आए। बिल्डिंग की दीवार से नबील की चमचमाती ब्लैक टोयोटा करोला खड़ी थी। काशिफ का सफरी बैग नबील ने उठा रखा था। जब नबील उस बैग को गाड़ी की डिक्की में रखने लगा तो काशिफ ने तौसीफ़ी अंदाज में कहा, यार तुम्हारी गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। खैर मुबारक, नबील ने डिक्की को बंद करने के बाद कहा। फिर पूछा, कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? ब्लैक कार ही क्यों ली? काशिफ ने गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुमने कोई और कलर क्यों पसंद नहीं किया? उसकी 2 वजूहात हैं, नबील ने गहरी संजीदगी से कहा। आओ तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। इस दौरान नादिया कार की उगबी नशिस्त पर विराजमान हो चुकी थी। काशिफ दरवाज़ा खोलकर नादिया के पहलू में बैठ गया और नबील ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। नबील ने कार को स्टार्ट करने के बाद गली में बमुश्किल 10 गज़ आगे बढ़ाया ही होगा कि उगबी नशीस से काशिफ की बौखलाहट भरी आवाज़ उभरी। 1 मिनट रुकना नबील, मैं एक ज़रूरी चीज़ तो घर ही भूल आया हूँ। नबील ने कार को साइड पर लगा दिया। नादिया ने पूछा, काशिफ तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? अरे वो यार मेरा नावल, काशिफ ने इस्तिरारी लहजे में जवाब दिया। लाओ चाबी दो मुझे। नादिया ने घर की चाबी उसके पर्स से निकालकर काशिफ की जानिब बढ़ा दी। काशिफ ने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरा और घर की जानिब चल दिया। नबील ने उगबी नशीस का मंजर दिखाने वाले आईने में नादिया को देखा और पूछा, काशिफ ने नावल पढ़ना कब से शुरू कर दिया? अभी 2 माह पहले से ही उसे ये शौक़ उठा हुआ है, नादिया ने बताया। मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात है, नबील ने हैरत भरे अंदाज में कहा। काशिफ और नावल भी नहीं, बात समझ में नहीं आती। इब्तिदा में मुझे भी यकीन नहीं आया था और मैं यही समझी थी कि समंदर के झाग की मानिंद चंद रोज़ में उसका ये शौक़ चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताया, आजकल उसने गन एंड रोजेस नामी एक नावल शुरू कर रखा है, शायद वही लेने गया है। गन एंड रोजेस? नबील ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस नाम का एक म्यूज़िकल बैंड तो है, मगर ये नावल भी होगी, मैंने पहली बार सुना है ये नाम। क्या तुमने इस नावल को खोलकर देखा है? नहीं, मुझे इंग्लिश नावल से कोई ख़ासी दिलचस्पी नहीं है, वो बेजारी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। और फिर इस नावल का नाम भी तो कुछ अजीब सा है ना? इसीलिए तो, वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए बोला। शौहर पर नज़र रखो नादिया, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हें ख़बर होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर क्या क्या करता फिर रहा है। इंसान के टेस्ट से ही उसकी ज़हनी रुझान का पता चलता है। गन एंड रोजेस का सरसरी मुताला ज़रूर करना चाहिए था तुम्हें। नबील की बात में वज़न था, वो इसके फ़ायदे की ही बात कर रहा था। हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उसे अपने शौहर के पल पल की खबर हो। अगरचा नादिया को काशिफ की जानिब से किसी किस्म की बेवफाई का खदशा तो नहीं था, लेकिन उसने ये भी सुन रखा था कि मर्ज़ात का कोई भरोसा नहीं, ये बेवफाई करने और कराने के माहिर होते हैं। तुम ठीक कहते हो नबील, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। काशिफ इस्लामाबाद से वापस आ जाए, फिर मैं गन एंड रोजेस को चेक करूँगी। उनके बीच ये बातचीत चल ही रही थी कि उकब में काशिफ नमूदार हुआ। नबील ने उसे बैक मिरर से देख लिया था। काशिफ गाड़ी के उकब में पहुंचकर रुक गया, फिर डिक्की पर दस्तक देते हुए आवाज़ बुलंद बोला, नबील यार इसे खोलो, मैं नावल को बैग में रखना चाहता हूँ। नबील ने काशिफ के हाथ में एक ज़ख़ीम नावल देखकर बोझल सांस खारिज की, फिर एक बटन ऑपरेट करके गाड़ी के अंदर रहते हुए डिक्की खोल दी। काशिफ ने कमर के बल झुककर डिक्की के अंदर रखी हुई स्टेफनी फाजिल टायर को इधर उधर किया, फिर अपनी सफरी बैग को स्टेफनी के ऊपर रखकर खोल लिया और गन एंड रोजेस को बैग के अंदर पहुंचाने के बाद डिक्की बंद कर दी। अगले ही लम्हे इनका सफ़र शुरू हो गया। नादिया बता रही थी कि आजकल तुम नावल वगैरह पढ़ रहे हो। नबील ने पूछा, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक हट्टा कट्टा नावल देखकर यकीन करने पर मजबूर हो गया हूँ। ये शौक़ तुम्हें कहाँ और कैसे लग गया काशिफ? कहाँ से लग गया, इसका जवाब तो मैं तफसील से दूंगा, काशिफ ने गाड़ी के बाहर देखते हुए ख्वाबनाक लहजे में कहा। अलबत्ता ये शौक़ है बड़ा सनसनीखेज़ और मज़ेदार। मेरा मशवरा है कि अगर मौका मिले तो तुम भी ट्राई करना, ख़ास तौर पर गन एंड रोजेस ज़रूर पढ़ना। ओके ओके ओके।
मैं इस बारे में सोचूंगा, नबील ने सरसराती हुए अंदाज में कहा। काशिफ ने फिर उससे पूछा, तुमने इस बारे में क्या सोचा? किस बारे में? नबील ने उलझनज़दा आवाज़ में कहा। अरे यार, एक तो तुम ज़रा सी बात पर इस तरह चौंक जाते हो जैसे किसी ने तुम्हें नकब लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। काशिफ ने मायने खेज़ अंदाज में कहा, मैं ब्लैक कार के हवाले से पूछ रहा हूँ। तुमने कहा था ना उसकी 2 वजूहात हैं। अच्छा वो। नबील ने इत्मीनान भरी सांस ली और बोला, देखो पहली वजह तो ये है कि ये मेरी ज़ाती कार नहीं है, बल्कि ये मेरी मिल्कियत ही नहीं है। ये कॉल सेंटर वालों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने मुझे दी और मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। और दूसरी वजह, वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर कार के रंग के इंतखाब का मामला ये मेरे हाथ में होता तब भी मैं ब्लैक कार ही लेना पसंद करता। इस पसंदीदगी का कोई ख़ास सबब? काशिफ ने जानना चाहा। इस वक्त काशिफ और नबील ही गुफ्तगू कर रहे थे। नादिया चुपचाप बैठी बातें सुन रही थी। नबील ने काशिफ के सवाल का जवाब देते हुए बताया, काला रंग मुझे इसलिए पसंद है कि हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रखता है और मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि काले रंग की गाड़ियों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता या फिर उसे सारी ज़िंदगी मैकेनिक की ज़रूरत महसूस नहीं होती? काशिफ ने झल्लाहट भरे लहजे में कहा, हमारी कोरे भी तो ब्लैक कलर की है, उसका 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है और इस वक्त भी वो एक मैकेनिक के गैरेज में खड़ी है। मेरे कहने का मकसद वो नहीं था काशिफ जो तुम समझे। नबील ने नर्म लहजे में कहा, हर इंसान का अपना एक अकीदा होता है, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी उससे इत्तेफाक करें। बहरहाल मैं ऐसी दकियानुसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देता हूँ, काशिफ ने बेपरवाही से कहा। ज़ईफ़ुल एतकादी इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देती है, फिर वो अपने काली करतूतों को दूसरों के सर थोपने के लिए हज़ार किस्म की तावीलात का सहारा लेकर ख़ुद को बहुत जगादरी समझने लगता है। फ़लसफ़ी भाई, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। नबील ने इस बोर और बेजार कुन गुफ्तगू को फुल स्टॉप लगाते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, तुमने हमें आज बहुत ज्ञान दिया है, उम्मीद है आइंदा भी मुस्तफ़िद होने का मौका फ़राहम करते रहोगे। अब ये बताओ कि हम तुम्हारे साथ अंदर चलें या यहीं तुमको ड्रॉप कर दें? काशिफ ने नबील के मायनी खेज़ बल्कि तंज़िया तबसरे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और इस्तरारी लहजे में कहा, 10 बज चुके हैं और चेक इन का अमल शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है तुम लोग मुझे ड्रॉप करके वापस चले जाओ, अब मुझे इन हो जाना चाहिए। नबील ने गाड़ी रोक दी। वो तीनों कार से नीचे उतर आए। काशिफ ने खुद डिक्की खोलकर अपना बैग निकाला, फिर उसने बारी बारी नबील और नादिया से गर्मजोशी से मुसाफा किया और बैग को चलाते हुए एंट्री डोर की जानिब बढ़ गया। जब काशिफ उनकी निगाह से ओझल हो गया तो वो गाड़ी में बैठकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। ये काशिफ को क्या हो गया है? नबील ने पैसेंजर सीट पर विराजमान नादिया से पूछा। अजीब बहकी बहकी बातें करने लगा है। नादिया एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, देख लो मैं किस किस्म के झग्गी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन काशिफ पहले ऐसा तो नहीं था। वो ड्राइविंग करते हुए बेयकीनी से बोला, क्या ये नाविल बीनी के असरात हैं या? नबील ने मायने खेज़ अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो नादिया ने जल्दी से पूछा, या क्या? तुमने कहीं इसे उल्लू का गोश्त तो नहीं खिला दिया? नबील ने अपनी बात मुकम्मल कर दी। नादिया ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए इस्तिफ़सार किया, क्या किसी उल्लू को भी उल्लू का गोश्त खिलाने की ज़रूरत होती है? तुम बड़ी जालिम हो नादिया। नबील ने होंठ भींच कर कहा, हाँ हूँ, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। नादिया ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। चंद लम्हे तक गाड़ी के अंदर खामोशी का राज रहा। फिर नबील ने नादिया से पूछा, दानी की छुट्टी कितने बजे होगी? आम दिनों में तो 1:15 पर हो जाती है, नादिया ने जवाब दिया, मगर आज जुमा है इसलिए 12:30 बजे होगी। ओह, तो अभी दानी की छुट्टी में काफ़ी वक्त बाकी है, नबील ने कहा। जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं नाश्ता कर रहा था। तुम्हारे पास आने की जल्दी की थी इसलिए चाय नहीं पी सका। अब सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी देर रुककर 1 कप चाय पी लें? नबील, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे चाय नहीं पसंद, मैं चाय नहीं पीती। नादिया ने शाकी लहजे में कहा। हाँ जानता हूँ, वो सरसरी अंदाज में बोला। हम चाय नहीं पियेंगे बल्कि कॉफ़ी पियेंगे, वो भी लावा आइसक्रीम के साथ। ये हुई ना बात? वो तवाना लहजे में बोली। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली
फ्लैट के लिए बोर्डिंग का आगाज़ हो गया था। काशिफ एलईडी के सामने त्रिक कर बैठा हुआ था और उसकी निगाह मुसलसल न्यूज़ चैनल पर जमी हुई थी। उसका दिल मुतमईन और चेहरा पुरसुकून था। उसकी नशीस व बर्खास्त हरकत व सकनात और आँखों की नोयत से किसी बेचैनी का एहसास नहीं हो रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो हमेशा के लिए अपने को छोड़कर जा रहा है। काशिफ के शक को यकीन की मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए कमोबेश 1 साल का अरसा लग गया था। उसने किसी भी बात पर आंखें बंद कर एतबार नहीं कर लिया था, बल्कि हर मामले को बार बार चेक किया था। हत्ता कि उसने अपने यकीन को ऐनुल यकीन तक पहुंचाने के लिए कड़ी दौड़ धूप की थी और फाइनल कंफर्मेशन के लिए किसी के इल्म में लाए बगैर डीएनए टेस्ट भी करवा डाला था। सर, आपके फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट स्टाफ की एक परी पैकर ने काशिफ के करीब आकर निहायत ही शाइस्ता लहजे में उसे मुतला किया। थैंक्स मैम। उसने एलईडी से निगाह चुराकर इतला कुनिंदा का शुक्रिया अदा किया और अपने बैग की सिमत हाथ बढ़ा दिया। अपनों की तरफ से सदा के लिए मुंह मोड़ लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंसान बाज़ दफ़ा ऐसे हालात में घिर जाता है कि इस किस्म के मुश्किल फ़ैसले करना लाजमी करार पा जाता है। ये सब कुछ तरफतुल ऐन होता है, जैसे कि कोई अनदेखी गैबी ताकत ऐसा सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसे ही मौके के लिए कहा जाता है, ताल्लुक़ रोग बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। दानी के स्कूल से घर तक की ड्राइविंग आधे घंटे की थी। अगर कोई ड्राइवर ट्रैफिक जाम की परवाह किए बगैर गाड़ी हवा का घोड़ा भी बना डाले तो भी 20 मिनट से पहले घर पहुंचना मुमकिनात में से नहीं था। आज दानिश की छुट्टी 12:30 बजे होना थी। 5 मिनट गाड़ी तक पहुंचने के लिए शुमार किए जाएं तो इन लोगों को 1:05 तक घर पहुंच जाना चाहिए था। वक्त की इन्हें आदाद और शुमार को जहन में रखकर काशिफ ने टाइमर में 12:45 का टाइम सेट किया हुआ था। वो उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे न्यूज़ चैनल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलने लगी। आज एक दिन दहाड़े कराची शहर की एक मसरूफ़ सड़क पर एक कार खौफनाक धमाके से उड़ गई। इब्तदाई तहकीक से पता चला ब्लैक करोला की डिक्की में कोई ताकतवर बम नस्ब किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस कार में 3 अफराद मौजूद थे, एक मर्द, एक औरत और एक 7 साला बच्चा। ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि कार के साथ ही तीनों के भी परखुचे उड़ गए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। काशिफ के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो अपने बैग को चलाते हुए उस काउंटर की जानिब बढ़ गया जहाँ बोर्डिंग हो रही थी। उसने दिल ही दिल में नादिया को मुखातिब करते हुए कहा, नादिया बेगम, तुम्हें, तुम्हारे आशना और उसके बेटे को मैंने उस जगह पहुँचा दिया है जो तुम लोगों का असल ठिकाना है, क्योंकि मेरे नज़दीक बेवफाई और गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत, और एक दर्दनाक और एक इबरत अंगेज़ मौत। बस इतनी ही थी ये कहानी। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग सुनिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए, शेयर भी करिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।